नमस्कार, मैं हरकिशन भारद्वाज। कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान की सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्ययन करेंगे। उसका पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो पाठ है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 4 अंक का है, जिसमें से एक निबंधात्मक प्रश्न जरूर आएगा ब्लूप्रिंट के आधार पर। राष्ट्र निर्माण की चुनौती हम पढ़ें उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि स्वतंत्र भारत में राजनीति ये जो बुक है, इस बुक के अंदर हम आजादी के बाद से लेकर के अब तक यानी 75 वर्ष के कालखंड को हम जानेंगे। यानी आजादी के बाद जो हमारे देश में राजनीति है उसकी पूरी कथा इस बुक के अंदर है। जो पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसमें हम देखेंगे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में कि 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि 1947 में हमारे देश को आजादी मिली। हमारे देश को आजादी मिली उसकी खुशी है, लेकिन एक गम भी था। वो गम था क्योंकि हमारे देश का बंटवारा हो चुका था। हमारे देश के बंटवारे के बाद किस तरह से हमारे देश की जो चुनौतियां आई देश के अंदर, उन चुनौतियों को कैसे सामने किया और किस तरह से उनकी समस्या का समाधान किया, उसके बारे में हम जानेंगे। कि राष्ट्र के समक्ष 3 चुनौतियां आई थी राष्ट्र निर्माण की। वो 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी एकता कायम करने की, दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र कायम करने की, और तीसरी चुनौती थी कि सबका भला हो, कल्याणकारी राज्य बनाने की। इन तीनों चुनौतियों को हम इसमें देखेंगे और इस पाठ का पहला निबंधात्मक प्रश्न यही बनता है कि स्वतंत्र भारत में राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियां थी, आप बताइए। इस तरह से टिप्पणी लिखिए तो ये एक निबंधात्मक प्रश्न बनता है। तो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में पहली चुनौती है एकता कायम करने की। राष्ट्र निर्माण की पहली चुनौती है एकता कायम करने की। आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि एकता कायम करने की ये कैसी चुनौती है? क्योंकि हमारा ये जो देश था ये एक महादेश है, बहुत बड़ा देश है। इसमें विभिन्न बोलियां बोली जाती है, विभिन्न भाषाएं हैं, अनेक धर्म यहाँ पे हैं, बहुत विशाल इसका क्षेत्रफल है, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 565 देशी रियासतें थी। उन देशी रियासतों को भी किस तरह से जोड़ा जाए ताकि एक अखंड भारत की नींव रखी जाए, एकता के सूत्र में बांधा जाए। तो एकता के सूत्र में बांधना ये प्रमुख चुनौती थी और इस प्रमुख चुनौती को पूरा किया और हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधा। इसमें हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि जो 565 देशी रियासतें थी, उन 565 देशी रियासतों में से 561 देशी रियासतों का तो आसानी से एकीकरण कर लिया गया था, भारत संघ में मिला लिया गया था। लेकिन जो 4 देशी रियासतें थी, हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, इन 4 देशी रियासतों को भी सरदार पटेल की कूटनीति से भारत संघ में मिलाया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अपनी जो बुक है उसमें हैदराबाद का एकीकरण दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि हैदराबाद के जो नवाब है, वो नवाब दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला नवाब था। वो स्वतंत्र रहना चाहता था, अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहता था। तो उसके बाद में उसका जो शासन था वो शासन भी अच्छा शासन नहीं था। वहां की जनता उससे परेशान थी। महिलाओं ने और पुरुषों ने वहां आंदोलन कर दिया था। उसको दबाने के लिए निजाम ने वहां अपने अर्धसैनिक बल भेजे। उन अर्धसैनिक बलों को रजाकार बोलते हैं। लेकिन जब आंदोलन तीव्र हो गया तो भारत सरकार ने वह सेना भेजी और छुटपुट लड़ाई के बाद में हैदराबाद ने भी भारत संघ में मिलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी तरह जो मणिपुर है, मणिपुर का जो राजा था बोधचंद्र सिंह, उसने सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के द्वारा मणिपुर को अपने देश में मिला लिया। जम्मू कश्मीर का इसमें है नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो राजा था उस समय हरि सिंह था। वो हरि सिंह ने लास्ट में ये कर दिया कि मुझे विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। इस तरह से जम्मू कश्मीर को भी भारत संघ में मिला लिया गया था। धारा 370 वगैरह उनको दी थी, लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी जी ने उसको हटा दिया है। तो इस तरह से एकता कायम की थी। उसके बाद में जब देशी रियासतों का एकीकरण कर दिया, उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश
बनाए गए, उसको हम विस्तृत रूप से देखेंगे। उसके बाद में दूसरी जो समस्या थी लोकतंत्र कायम करने की, कि हमारे देश में लोकतंत्र कैसे कायम हो, क्योंकि आजादी से पहले सब लोगों के दिमाग में था कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हम लोकतंत्र कायम करेंगे। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन होना चाहिए, जनता के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। तो लोकतंत्र कायम करने के लिए भारत का संविधान बनाया गया। किस तरह से चुनाव प्रक्रिया हुई और किस तरह से पहले आम चुनाव हुए, ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन लोकतंत्र कायम करना भी बड़ी समस्या थी और बहुत अच्छे ढंग से हमारे देश में लोकतंत्र कायम किया। उसका पूरा विश्व बहुत सराहना करता है और ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि हमारे देश में संसदात्मक प्रतिनिधि मूलक शासन व्यवस्था चल रही है। तो इसको अपन सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। और जो तीसरी चुनौती थी, वो तीसरी चुनौती थी कि सबका भला हो, किस तरह से हमारे देश का शासन होना चाहिए कि गरीब तबका, अल्पसंख्यक, सभी लोग यहाँ बहुत अच्छे ढंग से जीवन यापन करें और एक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें भी बताया गया है कि किस तरह से लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए। तो सबका भला हो, यानी जो हमारे देश के अंदर आरक्षित वर्ग है, एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, उनको भी विशेष दर्जा दिया जाए, उनको भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस तरह से तीनों चुनौतियों का सामना करके इस देश को बनाया गया। तो ये राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां थी। ये निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है, आप देख लेना। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कि विभाजन, विस्थापन, पुनर्वास, यानी विभाजन की प्रक्रिया। इसमें हम देखेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद होने से पहले हमारे देश का बंटवारा कर दिया गया था। इसमें मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत ये दिया गया कि हिंदुस्तान 2 कौमों का देश है, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं। तो मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की और अंग्रेजों ने उसको स्वीकार कर लिया और पाकिस्तान भी अलग देश बना दिया गया। हालांकि कई भारत में अधिकांश मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध भी किया, जिसमें सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, लेकिन बाद में इसको मिला लिया गया सीमांत प्रांत को। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो विभाजन का जो कालखंड था वो बिल्कुल अनिश्चितकालीन और आकस्मिक और अनियोजित तरीके से स्थानांतरण हुआ। और स्थानांतरण इतना द्रुत गति से था कि बहुत बड़ी त्रासदी, सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। उस समय जो स्थानांतरण हुआ वो विश्व का सबसे बड़े स्थानांतरणों में इसका नाम आता है। 80 लाख लोग बेघर हो गए थे और 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे, क्योंकि जो अल्पसंख्यक और कम संख्या में जो लोग थे वो इधर से उधर गए थे, उधर से इधर आए थे। शरणार्थी समस्या पैदा हो गई थी, उसका भी बहुत अच्छे ढंग से समाधान किया गया। तो शरणार्थी समस्या भी एक समस्या थी। इस तरह से विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, पुनर्वास में यानी जो शरणार्थी समस्या है। इसके बाद में रजवाड़ों के विलय की समस्या मैंने आपको बताया था। 565 देसी रियासत थी उस समय, 561 देसी रियासतों को तो आराम से मिला लिया था, लेकिन जो हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर और जो जम्मू कश्मीर थी उसको भी सरदार पटेल की कूटनीति के आधार पर हमारे संघ में मिला लिया गया था। अब अगला आता है नए राज्यों का निर्माण। भाई इन समस्याओं के बाद में एक समस्या ये भी हुई कि इतना बड़ा देश होने के बाद में इसमें किस तरह से अलग अलग राज्य बनाए जाए, राज्यों की आंतरिक सीमाएं कैसे तय की जाए। तो 1920 में पहले ही कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का वादा किया था। तो इसी के तहत 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और 1953 की रिपोर्ट जब आई तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस तरह से राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं, ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है। इसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पे एक प्रश्न बनता है, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास पे एक प्रश्न बनता है, राज्यों के पुनर्गठन पे एक प्रश्न बनता है और चौथा प्रश्न ये बनेगा सरदार पटेल ने किस तरह से भारत संघ का एकीकरण किया। तो बस ये 3-4 प्रश्न है, आप इसको 2-3 बार देख लेना आपके चाहिए। जिसका सेकंड चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर। कक्षा 12 बोर्ड की एग्जाम में इस पार्ट से 3 अंक के प्रश्न आएंगे, यानी 3 नंबर में एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा और एक प्रश्न आएगा अति लघुतरात्मक। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का आएगा, अति लघुतरात्मक प्रश्न 2 नंबर का आएगा।
तो उस पूरे पाठ को हमने इसी प्रकार से डिजाइन किया है। हम पाठ पढ़ेंगे एक दलीय प्रभुत्व का दौर, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद हमारे देश की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, हमारे देश में किस तरह से लोकतंत्र कायम हुआ। क्योंकि पहले पाठ में हमने पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में एकता कायम कैसे की, तो ये दूसरा पाठ है, इसमें हम पढ़ेंगे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र कायम कैसे हुआ। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारे देश में संविधान का निर्माण किया जाए। तो सबसे पहले संविधान का निर्माण किया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया गया। जब हमारे देश में संविधान को लागू कर दिया, उसके बाद में एक और चुनौती थी कि इस देश में लोकतंत्र कायम किया जाए, लोकतंत्र स्थापित किया जाए। उसके लिए जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया और पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को बनाया गया। अब हमारे देश में चुनाव कराना भी बड़ी चुनौती था। चुनौती इस वजह से था क्योंकि पूरे देश में उस समय साक्षरता 15% थी। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना था, मतदाता सूची तैयार करनी थी। ऐसे में 3 लाख लोगों को चुनाव के लिए प्रशिक्षित किया गया ताकि वो मतदाता सूची तैयार कर सके, भली प्रकार से चुनाव करवा सके। पहला आम चुनाव फरवरी 1951 से प्रारंभ हुआ और अक्टूबर 1952 तक ये चला। 6 महीने तक पहले आम चुनाव चले। उस पहले आम चुनाव में जो मतदाता सूची थी उसमें 17 करोड़ मतदाता थे। पहले आम चुनाव में लगभग 50% मतदान हुआ, यानी 8.5 करोड़ मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। और पहले आम चुनाव में, जिसको 1952 का आम चुनाव कहते हैं, पहले आम चुनाव में, इससे आपको एक बार पहले और बता देता हूं कि पहले आम चुनाव में 3200 विधायकों और 489 सांसदों के चुनाव हुए। और पहले आम चुनाव में कांग्रेस को 489 में से 300 सीटें मिली। दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी रही, जिसको केवल 16 सीटें मिली। पहला आम चुनाव के बाद में दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ। 1957 के आम चुनाव में 489 सीटों में से कांग्रेस को 371 सीटें मिली। तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ, उसमें भी कांग्रेस को 361 सीटें मिली। यानी तीनों आम चुनाव में कांग्रेस को 350 प्लस सीटें मिली। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ के वर्षों में, प्रारंभ के 10-15 वर्षों में एक दल का प्रभुत्व रहा, यानी कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। जैसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों रहा, कारण क्या है, तो हम आपको बता सकते हैं क्योंकि उस समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। आपको पता है 1883 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। ए.ओ. होम्स ने, जो सीनियर आईएएस थे आयरलैंड के, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। दूसरा ये कि पूरे देश में कांग्रेस का संगठन था। देश के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कांग्रेस के लोग थे। संगठन बड़ा मजबूत था। तीसरा ये कि आजादी भी उनको विरासत में मिली। लोगों को मानना था कि हमारे देश को आजादी कांग्रेस के लोगों ने दिलाई। और जो लोग आजादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, आजादी की लड़ाई में जेल गए, आजादी की लड़ाई में लाठी खाई, उन लोगों को ही कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। जब वो लोग गांव में वोट मांगने गए तो वो तो जीतेंगे। तो कांग्रेस का 10-15 वर्षों तक बढ़िया दबदबा रहा, कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। इस पार्ट का हेडिंग भी यही है, एक दलीय प्रभुत्व का। तो एक दलीय प्रभुत्व का राज रहा, एक दलीय प्रभुत्व का शासन रहा। एक और कारण, क्योंकि कांग्रेस में करिश्माई नेतृत्व थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सरीके करिश्माई नेतृत्व थे, अच्छे नेता थे, भले नेता थे, तो कांग्रेस का दबदबा रहा। तो इस एक दलीय प्रभुत्व के शासन में कांग्रेस ने का दबदबा इस वजह से भी रहा क्योंकि कांग्रेस में उस समय लोकतंत्रात्मक तरीके से संगठन था, लोकतंत्रात्मक तरीके से ही संगठन चलता था।
और बहुत बढ़िया था। और कांग्रेस के लोगों ने भी उस समय जो अदर पार्टी के थे उन लोगों को भी सरकार में प्रतिनिधित्व दिया। सब बहुत बढ़िया ढंग से चला। तो एक दलीय प्रभुत्व के दौर के बाद इसमें हम ये भी देखेंगे कि उस समय उस कालखंड में कौन कौन सी प्रमुख पार्टियां थी, जैसे समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। इस तरह से आप देखिए कि प्रमुख पार्टियों में समाजवादी पार्टी, जिसका गठन 1934 में हुआ था। 1948 में कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनाई, जिसके संस्थापक नरेंद्र देव थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? नरेंद्र देव थे। इसके प्रमुख नेताओं में नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता इत्यादि। आप देखिए ये जो समाजवादी पार्टी थी, इसकी विचारधारा क्या थी? समाजवाद में विश्वास रखती थी। ये अमीरों व उद्योगपति वाली पार्टी जो थी उसकी आलोचना करते थे। ये इनकी विचारधारा थी। अगला आएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दिसंबर 1941 में कांग्रेस से अलग होकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी, जिसके नेता थे ES नंबूरीपाद, PC जोशी, अजय घोष, AK गोपालन इसके प्रमुख नेता थे। और इसकी विचारधारा थी 1947 की आजादी सच्ची आजादी नहीं है। हिंसक विद्रोह का रास्ता छोड़कर 1951 में उन्होंने चुनाव लड़ा और पहले आम चुनाव में 16 सीटें मिली, यानी सेकंड नंबर की पार्टी बनी। अगली पार्टी है स्वतंत्र पार्टी। ये स्वतंत्र पार्टी 1959 में C राजगोपालाचार्य ने बनाई। इसके विचार थे उद्योगों में कम हस्तक्षेप हो, निजी क्षेत्रों को छूट दी जाए, सोवियत संघ से मित्रता का विरोध किया इन्होंने, और जो अमेरिका से संबंध बनाने की इन्होंने वकालत की, गुटनिरपेक्षता की नीति का विरोध किया। और इस स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता थे KN मुंशी, NG रंगा, मीनू मसानी इसके प्रमुख नेता थे। अब देखिए भारतीय जनसंघ, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आ सकता है। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, यानी जनसंघ की स्थापना किसने की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कब की? 1951 में। इसकी विचारधारा थी इसकी विचारधारा राष्ट्र की विचारधारा राष्ट्रवाद से प्रेरित थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा का समर्थन किया, अंग्रेजी का विरोध किया, पाक को मिलाकर अखंड भारत का समर्थन किया, एक देश एक राष्ट्र एक संस्कृति, एक देश एक राष्ट्र और एक संस्कृति के पक्षधर थे। और दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये इनके प्रमुख नेता थे। अब इसमें एक बात और महत्वपूर्ण कि दूसरे आम चुनाव में केरल में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। कांग्रेस जो राज्य है उसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। वहां कांग्रेस में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। और उस कांग्रेस पार्टी केरल में कांग्रेस पार्टी के जो 1957 में बनी, ES नंबूरीपाद वहां के मुख्यमंत्री थे। और 1957 में ये सरकार बनी थी। लेकिन 1959 में कांग्रेस ने संविधान में अनुच्छेद 356 के तहत सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसका भविष्य में बहुत विवाद हुआ कि अच्छा नहीं हुआ। इस प्रकार से ये पूरा पाठ 3 अंक का है। आप इसको 2-4 बार देखना। आपका 3 का थर्ड चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति पढ़ाने जा रहा हूं। नियोजन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना, जिसके माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक विकास जैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 5 अंक का है, जिसमें से एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा जो 1 नंबर का होगा, एक प्रश्न अति लघुत्रात्मक आएगा वो भी 1 नंबर का होगा, और एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा यानी दीर्घ लघुत्रात्मक। इस तरह से 5 अंक का ये चैप्टर है और इसी हिसाब से मैंने इस चैप्टर को डिजाइन किया है। अब आप देखिए नियोजित विकास की राजनीति। नियोजन यानी उपलब्ध संसाधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना, यानी जो उपलब्ध संसाधन है उनका श्रेष्ठ प्रयोग किया जाए ताकि भविष्य की एक अच्छे ढंग से योजना बनाई जा सके। नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, जो उत्पादन होता है उसमें वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक विकास जैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। भारत के विकास का अर्थ क्या बताया गया है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है।
भारत के विकास का मतलब आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। आगे देखिए, आजादी के वक्त विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता था। विकास का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, और आजादी के बाद विकास का मतलब यानी जो पश्चिमी देशों की तरह बनना, पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह विकास करना, वो ही विकास का आधार माना था। आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। अब इसमें आता है एक विचारधारा वामपंथी विचारधारा और दूसरी विचारधारा आती है दक्षिणपंथी विचारधारा। जैसे एक नंबर का प्रश्न आ जाए, वामपंथी विचारधारा से आप क्या समझते हैं बताइए, या फिर दक्षिणपंथी विचारधारा से आप क्या समझते हैं बताइए। अति लघुतरत्व नंबर का एक नंबर का प्रश्न आ गया। तो आप देखिए, ऐसे लोग जो गरीबों के हितों की बात करते हैं, ऐसे लोग जो गरीबों के हितों की बात करते हैं और गरीबों को राहत पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करते हैं, गरीबों के हितों की बात करते हैं और गरीबों के हितों के लिए जो नीतियां बनाई जाती है उनकी वकालत करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उन्हें वामपंथी विचारधारा कहते हैं। अब आप देखिए दक्षिणपंथी विचारधारा, यहां खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। मतलब ओपन मार्केट, खुली प्रतिस्पर्धा होती है और अर्थव्यवस्था का ये समर्थन करते हैं, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का। सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इनका मानना है कि गवर्नमेंट को गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए विकास के मॉडल, आजादी के बाद हमारे देश के पास विकास के दो मॉडल थे, और वो दो मॉडल कौन कौन से थे? एक था समाजवादी मॉडल और दूसरा था पूंजीवादी मॉडल। लेकिन हमारे देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के गुणों का समावेश था। एक नंबर का प्रश्न आ जाए, भारत में कौन सा मॉडल अपनाया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के गुणों का समावेश है, मिला जुला रूप है, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल है, ये सोवियत रूस जैसे देशों में चलाया जाता है समाजवादी। दूसरा पूंजीवादी मॉडल है, यूरोपीय देशों में, अमेरिका जैसे पाश्चात्य देशों में इनका विचारधारा को अपनाया जाता है, ये मॉडल अपनाया जाता है। अब आप देखिए, जैसे एक नंबर का प्रश्न आएगा, बॉम्बे प्लान क्या है? तो बॉम्बे प्लान क्या है? 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में एक नियोजित आर्थिक व्यवस्था का प्रस्ताव दिया। देश में एक आर्थिक नियोजित व्यवस्था का प्रस्ताव दिया, जिसे ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। यानी 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था का एक प्रस्ताव तैयार किया, इसे ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। आप देखिए फिर एक जैसे ये 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है, योजना आयोग के ऊपर टिप्पणी लिखिए। योजना आयोग के क्या कार्य है? योजना आयोग कहां तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कारगर सिद्ध हुआ? तो योजना आयोग देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई और योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। सोवियत संघ की तरह भारत ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। यहां सरकार दस्तावेज तैयार करती है। ये जो योजना आयोग है, योजना आयोग का क्या काम है? यह सरकार दस्तावेज तैयार करती है, जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्चे की योजना होगी। अगले 5 सालों के लिए आमदनी और खर्चे की योजना होगी। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार सभी राज्यों के बजटों को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था, जिसमें सालाना आधार पर दैनिक भत्तों पर खर्च करना था, और दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। नीति NITI। अभी आ जाए नीति की फुल फॉर्म में क्या है बताइए? तो इसमें आप लिख देना नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का पूरा नाम है, और जिसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग का नाम रख दिया। अब आता है सब राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। इसमें क्या होता है? इसमें योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी हो, ये देश की पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करती है। अभी आ जाए एक नंबर में, देश की पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखिए साहब, प्रथम पंचवर्षीय योजना
जो 1951 से 1956 के बीच में रही। कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसमें क्या हुआ, बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। भाखड़ा नागर परियोजना इसमें से एक थी। भाखड़ा नागर परियोजना पंचवर्षीय योजना जो पहली थी उसी में बनी थी। आगे देखिए साहब, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में थी। उद्योगों के विकास पर जोर दिया। देशी उद्योगों का संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। और इसके जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें योजना करते पीसी महालनोबिस। अब आप देखिए विकास का केरल मॉडल। केरल में विकास और नियोजन के लिए इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता है। इसमें केसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने विकास की वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की, जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। अब आप देखिए भूमि सुधार, इसमें जमींदारी प्रथा की समाप्ति, चकबंदी, भूमि स्वामित्व सीमा कानून का निर्माण। 1960 के दशक में सूखा पड़ा और इसके कारण खाद्य संकट हुआ और गेहूं का आयात करना पड़ा। अब देखिए हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई और वहां संसाधन लगाने पर जोर दिया गया। सिंचाई के साधन पर किसान समृद्ध है। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई सुविधा अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराई। उपज को निर्धारित मूल्य पर खरीदने की गारंटी दी। इन संयुक्त प्रयासों को ही हरित क्रांति कहा गया। अब देखिए श्वेत क्रांति, मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन, गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन व परिसंघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अमूल की शुरुआत हुई। इसमें गुजरात के 25 लाख दुग्ध उत्पादक जुड़े और इस मॉडल को श्वेत क्रांति कहा गया। तो आप इसको 4-5 में चौथा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है भारत के विदेश संबंध। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इस पाठ से 5 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा और एक दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा। मतलब 2 प्रश्न 1-1 नंबर के आएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा। भारत के विदेश संबंध में हम पढ़ेंगे कि हमको जो आजादी मिली, उस आजादी के मिलने के टाइम भारत विकट परिस्थितियों से गुजर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी थी कि शीत युद्ध चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण हो रहा था और घरेलू स्तर पर भी हमारे देश को आजादी मिली। उसके बाद बंटवारा हुआ, शरणार्थी समस्या आ गई, देश के अंदर लोकतंत्र कायम करना था। उसी बीच भारत में विदेश नीति भी स्थापित करनी थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पहले विदेश मंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो हमारे विदेश नीति पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की विशेष छाप देखी जा सकती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विशेष भूमिका है। आइए हम फास्ट रिवीजन करते हैं, इस पाठ पे आते हैं। अब देखिए, भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आजाद हुआ था, जैसे महायुद्ध की तबाही, पुनर्निर्माण की समस्या, उपनिवेशीकरण की समाप्ति, लोकतंत्र को कायम करना तथा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करना जैसी चुनौती विश्व के समक्ष थी। इसके अतिरिक्त अनेक घरेलू समस्याएं जैसे बंटवारे का दबाव, गरीबी, अशिक्षा आदि, ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने, शांति कायम करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सुनाई देती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का हवाला दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत शांति और सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देने का हवाला दिया गया है। विदेशों से संबंध बनाए रखने हेतु निम्न निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। वो क्या है? अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संविधान के प्रति सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटारा करने का प्रयास करना। तो ये इसके साथ ही भारत में नेहरू की विदेश नीति की क्या विशेषता है? जैसे परीक्षा में प्रश्न आ जाए, विदेश नीति में नेहरू ने क्या विदेश नीति दी, उनकी क्या विशेषता है? तो 4 विशेषताएं दी गई है। गुणनिरपेक्षता की नीति, विश्व शांति और सुरक्षा की नीति, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, अन्य देशों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना, ये हमारे विदेश नीति के भी विशेषताएं हैं। अब आप देखिए पंचशील के सिद्धांत। भारत ने पंचशील के जो सिद्धांत दिए, वो पंचशील के क्या सिद्धांत है? 5। प्रादेशिक अखंडता व संप्रभुता का सम्मान करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता का व्यवहार व पारस्परिक सहयोग करेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करेंगे। ये पंचशील के 5 सिद्धांत है।
अब आप देखिए चीन के साथ शांति और संघर्ष का कैसा मामला रहा। तो रिश्तों की शुरुआत मित्रता पूर्वक हुई। भारत चीन रिश्तों की शुरुआत कैसे हुई? मित्रता पूर्वक हुई। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के नेता चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता किया, जिसके तहत एक दूसरे देशों के दौरे भी हुए और पंचशील के सिद्धांत को अपनाया गया। उसके बाद भारत चीन के रिश्तों में खटास भी आई और दो कारणों से खटास आई। एक तो सीमा विवाद, जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन ने कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। फिर अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर उन्होंने कब्जा करके वहां सड़क बनाने का काम कर दिया था, जिसकी वजह से 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। इसके तात्कालिक कारण यह था कि चीन ने 1950 में तिब्बत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करके और तिब्बत पर अधिकार जमा लिया था और वहां की संस्कृति को कुचलने का काम किया था। तो वहां के जो राजनीतिक गुरु है दलाई लामा, उन्होंने भारत में आकर के राजनीतिक शरण ली। और ये जो राजनीतिक शरण ली, ये राजनीतिक शरण 1959 में ली। इससे पहले सीमा विवाद भी चल रहा था, तो चीन ने इसका फायदा उठाते हुए भारत पर आक्रमण कर दिया और अक्टूबर 1962 पर चीन ने आक्रमण कर दिया। फिर बाद में चीन ने युद्ध विराम भी कर दिया। हालांकि इसमें चीन की बढ़त रही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा। अब आप देखिए इसमें भारत और पाकिस्तान की युद्ध और शांति। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अनेक युद्ध हुए। 1947 में कश्मीर मुद्दे के चक्कर में युद्ध हुआ। 1965 में फिर पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध किया, लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। 1971 में बांग्लादेश के चक्कर में फिर युद्ध हुआ और 1971 में शिमला समझौता हुआ। 1999 में करगिल युद्ध हुआ। अब आप देखिए भारत की परमाणु नीति। भारत ने 1974 और 1998 में 2 परमाणु परीक्षण किए, लेकिन भारत की परमाणु नीति क्या रही है? जैसे आज परीक्षा में परमाणु नीति क्या है भारत की, तो उसमें यह है भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन हथियार का प्रयोग युद्ध में पहले नहीं करेगा। दूसरा, वैश्विक स्तर पर परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है भारत, ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना की जा सके। अब इसे पाठ में लास्ट में एक पॉइंट और है कि विश्व राजनीति में बदलते परिवेश। इसमें भारत ने रूस के साथ मित्रता को सीमित करते हुए चीन व अमेरिका से भी संबंध बनाने और व्यापारिक लाभ उठाने का प्रयास किया है। सैन्य हितों के बजाय भारत ने आर्थिक हितों पर तवज्जो दी है और पाक के साथ संबंध सुधारने का प्रयास कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान उसमें आतंकवादी घटनाएं करके भारत के राजनीति को अस्थिर करने का प्रयास करता है। ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत फास्ट रिवीजन है। चैप्टर पढ़ेंगे कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में यह पाठ 4 अंक का है। इसमें 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। अपन डायरेक्ट लेसन पे आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में देश के सभी भागों में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बना रहा तथा कोई भी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देने में सक्षम नहीं थी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस नेतृत्व के लिए अनेक चुनौतियां उत्पन्न होने लगी। राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। मई 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद शास्त्री जी 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री रहे, किंतु 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी का मामला उठा और मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, जो कि 66 से 1977 तक रही। फिर 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हुई। चौथा आम चुनाव 1967। अपन इसमें चौथा आम चुनाव 1967 को देखेंगे। इसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है जब कांग्रेस का दबदबा समाप्त हो गया। गंभीर आर्थिक संकट 60 के दशक में हुआ, सशस्त्र कसक विद्रोह हुआ, सांप्रदायिक दंगे और गैर कांग्रेसवाद, जो राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया गैर कांग्रेसवाद का, इनके कारण ये 1967 का जो वर्ष है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। चुनाव का जो जनादेश मिला 1967 में, जैसे तैसे लोकसभा में तो बहुमत मिल गया, लेकिन सीटों में भारी गिरावट देखने को मिली। 7 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। 1967 से दल बदल और आयाम गैराम की राजनीति भी शुरू हुई। अब हम देखेंगे 1969 में कांग्रेस का विभाजन। विभाजन क्यों हुआ? दक्षिणपंथी वामपंथी विचारधारा में कलह, राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के विषय में मतभेद, युवा तुर्क व सिंडिकेट के बीच में कलह,
मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री पद से हटा दिया गया था। अब देखिए साहब कि 1967 के चुनाव में यहां पे प्रमुख रोल रहता सिंडिकेट का। सिंडिकेट क्या है, जैसे 1 नंबर का प्रश्न आ जाए तो कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था, उन्हें सिंडिकेट कहते थे। 1967 में कांग्रेस कार्य समिति ने 10 सूत्रीय कार्यक्रम भी अपनाया था। 1 नंबर का प्रश्न है। अब अपन देखेंगे 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। उस टाइम जो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के कारण राष्ट्रपति पद खाली हो गया था। तो सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बना दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को राष्ट्रपति पद का नामांकन भरने को कहा और उसको बढ़ावा दिया और खुलेआम श्रीमती इंदिरा गांधी ने आत्मा की आवाज पर वोट डालने के लिए कहा। अंततः बीबी गिरी चुनाव जीत गए। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का विभाजन कैसे हुआ। सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस प्रकार कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट में दो भागों में विभक्त होगी, मतलब युवा कांग्रेस और वृद्ध कांग्रेस में। इंदिरा गांधी ने इस टूट को विचारधारात्मक की लड़ाई के रूप में देखा। कांग्रेस के टूट को, कांग्रेस के विभाजन को इंदिरा गांधी ने विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में देखा। अब देखिए साहब 1971 का चुनाव, कांग्रेस का पुनर्स्थापन। निष्कासन के बाद कांग्रेस अल्पमत में आ गई, लेकिन डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से टिकी रही और समाजवादी रंग दिखाया। 1970 में लोकसभा भंग कर दी इंदिरा गांधी ने और 1971 में चुनाव करवा दिया। 1 साल पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी को ऐतिहासिक जीत मिली, जिसके कारण थे कि चमत्कारिक नेतृत्व था इंदिरा गांधी का, समाजवादी नीतियां थी, पार्टी पर श्रीमती गांधी की पकड़ बन गई थी, वोटों का ध्रुवीकरण हो गया तथा गरीबी हटाओ का नारा इसने दिया था और 1971 के चुनाव में कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिली। 1971 में पाक से भी युद्ध हुआ, जिसके दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए थे। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनाव में भी श्रीमती गांधी को व्यापक लाभ मिला। उन्हें गरीबों, वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के भीतर में बाहर श्रीमती गांधी का दबदबा कायम हो गया और लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्य विधानसभा के चुनाव में भी इसको सफलता मिली। इस पूरे पार्ट में जो हमने फास्ट रिवीजन किया, इसमें 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, इसलिए हमको इसको 2-3 बार पढ़ना है। 2-3 बार पढ़ लिया।